सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 का 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम लोग जो है टॉप 1300 जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज का वीडियो ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें 40 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रेलवे में टीसीएस द्वारा पूछे गए हाल ही के क्वेश्चन हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। निश्चित ही यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा इस सीरीज से। तो इस सीरीज के पूरे वीडियो जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है 41 नंबर के क्वेश्चन से जो है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 40 नंबर के 1 के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर सलाह देता है। कुछ इस तरीके के 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, आपको डिटेल में बता दें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, तो उसके तहत जो है स्थापित वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है, तो उसका यह मुख्य कार्य है कि वह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे यानी कर का जो बंटवारा है और संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर सिफारिश दे। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त आयोग, क्योंकि यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो वित्त आयोग सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 42 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्षेत्र गतिविधि है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो शिक्षण क्षेत्र है, शिक्षण सेवा, वह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि और जो खनन है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र बोला गया है, तो तृतीय क्षेत्र में हमारा शिक्षण कार्य जो है शिक्षण सेवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 43 नंबर में कि भारतीय रेलवे की किस केंद्रीय पहल के तहत जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 260 से अधिक लापता या तस्करी किए गए बच्चों को बचाया गया। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो रेलवे की फोर्स होती है, जिसको रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ बोला जाता है, तो उनके द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है, इस ऑपरेशन के तहत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से लापता हुए छोड़े गए तस्करी के शिकार हुए बच्चों को पहचान कर उन्हें सुरक्षित बचाने और उनके परिवार से मिलाने की एक विशेष मुहिम चलाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था नन्हे फरिश्ते। तो यहाँ पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में बोला गया है कि कौन सी विशेषता रोम को रैम से पृथक करती है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो रोम को रैम से अलग करती है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो रोम है यह रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आती है, यानी एक नॉन वोलेटाइल है, स्थायी मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने वाले जरूरी निर्देश हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जबकि जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये वोलेटाइल यानी अस्थाई मेमोरी होती है, जिसमें बिजली कटते ही डाटा नष्ट हो जाता है रैम में। ठीक है, तो यही जो है डिफरेंस रोम को रैम से अलग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को कि रोम का उपयोग स्टोरेज के लिए किया जाता है, जबकि रैम का उपयोग ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा
डी ऑप्शन यहाँ पर रोम वोल्टाइल मेमोरी है और रैम नॉन वोल्टाइल, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। रोम में स्थायी निर्देश संकलित होते हैं जबकि रैम में अस्थायी डाटा संग्रहित होता है, अस्थायी रूप से, मतलब स्थायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से कि जुलाई 2025 की शुरुआत में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, नेताओं का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए, जो ब्राज़ील की अध्यक्षता के दौरान जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जहां वैश्विक आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। तो यहाँ पर रियो डी जेनेरियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर साइंस से आपके कि जब तनु हाइड्रोलिक NaHCl का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जल H2O के साथ कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो आपको बता दें कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसके साथ क्रिया करता है तो रासायनिक समीकरण के अनुसार नमक और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती हैं? तो देखिए, जो पोटेशियम होता है और सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ये ठंडे पानी के साथ भी इतनी उग्र और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए जैसे सोडियम को कहाँ रखा जाता है, आप लोगों को पता है, मिट्टी के तेल के अंदर, तो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम होता है। तो पोटेशियम यहाँ पर डी ऑप्शन में मिल जाता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये हाल ही में अभी TCS द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको रट लीजिए, निश्चित ही यहाँ से आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे के पास जो है लिमिटेड क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को अभी तुरंत एग्जाम हो रहा है तो रिपीट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 106वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए? तो देखिए, जो 106वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया, उस अधिनियम में महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 330A और 332A जैसे नए प्रावधान किए गए। तो 330A और 332A, यही डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को नहीं बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति और अवकाश पर नियंत्रण मुख्य रूप से किस प्राधिकारी में निहित होता है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत राज्य के जिला न्यायालय जो होते हैं उनका और उनके अधीनस्थ जो न्यायालय के न्यायिक अधिकारी होते हैं और न्यायाधीशों के कामकाज, पदोन्नति और छुट्टियों पर पूर्ण नियंत्रण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का होता है। तो हाई कोर्ट उस पर डिसीजन लेता है। यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 50 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्राचीन भारत में मौर्य समाज की सामाजिक संरचना का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो मौर्य काल का समाज था वह स्पष्ट सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों में विभाजित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 जातियों में वर्गों में बांटा था, जिसमें दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभा सद में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक श्रेणीबद्ध समाज जिसमें स्पष्ट सामाजिक वर्ग और विधिक व्यावसायिक समूह मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य के किस प्रकार के विधानमंडल हो सकते हैं? क्या वे केवल द्विसदनी प्रणाली हो सकता है, केवल एक सदनी? तो देखिए डिटेल में अगर बात करें तो भारत में राज्यों को अपनी जनसंख्या और आवश्यकता अनुसार एकल सदनी यानी केवल विधानसभा या द्विसदनी विधानसभा और विधान परिषद दोनों व्यवस्था रखने की स्वायत्ता है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द्विसदनी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, या तो एकल सदनी प्रणाली या द्विसदनी प्रणाली, क्योंकि जो द्विसदनी प्रणाली है ये 6 राज्यों में जो है एक्टिव है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर 52 नंबर में कि वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के कारण क्या परिणाम प्राप्त हुए? तो देखिए 1991 के आर्थिक सुधार जो थे उसमें एलपीजी नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, जिससे व्यापार करना आसान हुआ और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला का वास्तविक घटक नहीं है? यानी यहाँ पर बोला गया है कि नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में क्या है, एग्जाम में ऐसे ही गलती होती है। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता अपनी उपयोगिता वादी और बेहतरीन नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ना कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह भव्य महलों, स्मारकों और शाही मकबरों के लिए। वहाँ ऐसे किसी राजशाही ढांचे का ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप किस ऑप्शन में मिल जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में शहरों में सार्वजनिक इमारतों और सुनियोजित घरों को शामिल होना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शहरों में भव्य महल, स्मारक और शाही मकबरे थे बोला गया है, तो ये वास्तविक घटक शामिल नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख करता है? देखिए संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर 368 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 फरवरी 2026 को भारत के किस देश के साथ वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए आपको डिटेल में बता दें, ऑप्शन को ध्यान में ना रखते हुए, तो फरवरी 2026 में भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के साथ पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नेपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3D प्रिंटिंग के लिए 3 डायमेंशनल मॉडल
को सेव करने हेतु कौन सा डिजिटल फाइल फॉर्मेट व्यापक रूप से उपयोग होता है? यह अधिकतर 3D प्रिंटर द्वारा सपोर्ट किए जाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो देखिए STL जो है फाइल फॉर्मेट को उपयोग 3D मतलब इसका उपयोग STL फाइल का फॉर्मेट का उपयोग 3D प्रिंटिंग तकनीक में कंप्यूटर जनित 3D मॉडल की सतह की रूपरेखा को सहेजने के लिए मुख्य मानक रूप में किया जाता है। तो STL आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि कंप्यूटर ड्राइवर के बिना प्रिंटर को ओपन नहीं कर सकता। यह ड्राइवर डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो देखिए जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं जैसे प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम में सॉफ्टवेयरों की श्रेणी में आते हैं। इनका काम कंप्यूटर के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहरी हार्डवेयर उपकरणों के साथ जोड़ने और उन्हें कमांड देने योग्य बनाता है। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के यह ड्राइवर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। जैसे आप लोग क्या है आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई पीसी है, ठीक है। तो अब आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए आप प्रिंटर खोजेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रिंटर को कनेक्ट करने से आपका प्रिंटर प्रिंट आउट नहीं दे देगा। उसके लिए उस कंपनी का जिस कंपनी का प्रिंटर है तो उस कंपनी और मॉडल का आपको जो है ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा और ड्राइवर के डाउनलोड करने के बाद वह ड्राइवर जो है उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन वो ड्राइवर जो होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 58 नंबर में कि अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए जो वर्ष 2025 के अंत के बीच मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है, क्योंकि 2024 के अंत में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली यानी ये 5 भाषाओं को शामिल किया गया, जिस वजह से जो है वर्तमान में जो है क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में बोला गया कि विशाल भारतीय रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखिए जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो वो क्या है? थार है। तो थार के मरुस्थल जिसको विशाल भारतीय रेगिस्तान कहा जाता है तो उसमें बहुत कम वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण शुष्क और अर्ध शुष्क यानी एराइड एंड सेमी एराइड के कटीली जलवायु पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है तो वर्षा कम होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है अत्यधिक रहता है, तो उसको जो है शुष्क और अर्ध शुष्क श्रेणी में रखा गया है, यानी कहा जाए कटीली जलवायु के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर में कि अप्रैल 2025 में बेंगलुरु में ब्रिक इंस्टेम ने किस चिकित्सा संस्थान के साथ मिलकर हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो देखिए बेंगलुरु में जो इंस्टेम संस्थान है तो उसने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर के साथ मिलकर हीमोफीलिया जैसी आनुवांशिक बीमारी के इलाज के लिए देश का पहला स्वदेशी जीन थेरेपी प्रशिक्षण शुरू किया। तो यहाँ पर जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य कौन सा संस्थान संभालता है?
कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर इसके डिटेल में बात करें तो मैसूर में स्थित जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL है, तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारत की सभी शास्त्रीय और अनुसूचित भाषाओं के अनुसंधान, संवर्धन और विकास का मुख्य जिम्मा संभालता है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, CIIL। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है। तो देखिए, जहां औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहां बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर वेतन और आधुनिक बुनियादी ढांचा अपने आप विकसित हो जाती हैं, जो लोगों को उस क्षेत्र में बसने के लिए आकर्षित करती हैं। तो रोजगार का जो है यहाँ पर औद्योगिकी विकास, उच्च जीवन निर्वाह लागत, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिक विकास। क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहाँ रोजगार अच्छे मिलेंगे, और अच्छे रोजगार मिलेंगे तो अच्छा वेतन मिलेगा, और वेतन मिलेगा तो अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार होगा, तो वहाँ पर अपने आप ये निर्मित हो जाएंगे। इस वजह से लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय समाज सुधारक ने भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन के दौरान पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना की थी। तो देखिए, महादेव गोविंद रानाडे जो थे और जीवी जोशी ने मिलकर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जो जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती थी। तो यहाँ पर आपका महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी, तो यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे बस दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगस्त 2025 में निष्क्रिय ध्वनि निगरानी और AI टूल का उपयोग करके भारत की पहली प्लैनेट वार्म्ड सेवा को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात संबोधन में सराहा था, और यह संगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। यह संगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। तो देखिए, असम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा, अवैध शिकार रोकने और शिकारियों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए इस अत्याधुनिक AI और साउंड मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसके लिए है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी रैम रोम को हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में कुछ पहले। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार नॉन वोलेटाइल है। ऑप्शन में दिया गया है रोम, PCB, CPU, रैम। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो दो ही ऑप्शन यहाँ पर मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो रोम जो होता है जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, यह एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें सेव किए गए निर्देश या प्रोग्राम मिटते नहीं हैं। जबकि रैम में क्या होता है, रैम में हमारा जैसे बिजली कट हो गया तो जो डाटा है वह स्टोर नहीं होगा, यानी वो वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका रोम जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनुवांशिकी में जीन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो देखिए, जो जीन होता है माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक लक्षण को ले जाने वाली बुनियादी इकाई है, जो वास्तव में DNA का एक विशिष्ट खंड होती है, जिसमें किसी खास प्रोटीन को बनाने का कोड छिपा होता है। तो DNA का वह भाग है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस्टाडो द इंडिया
की राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए पुर्तगालियों ने अपने भारतीय औपनिवेशिक साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया नाम दिया था और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा गोवा को जीतने के बाद उन्होंने गोवा को अपनी आधिकारिक राजधानी और प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 235 है तो वह स्पष्ट करता है कि राज्य के जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ सभी न्यायिक न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से उस राज्य के उच्च न्यायालय का होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इसका क्रम होता है। तो राज्य के अधीनस्थ जितने न्यायालय होते हैं वो जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 235, अनुच्छेद नंबर 235 जो कि ए ऑप्शन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2025 में आयोजित प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ, यानी आयोजन स्थल कहाँ था? तो देखिए बिम्स्टेक है, ये देशों के युवाओं के बीच नवाचार और विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2025 में प्रथम युवा विचार सम्मेलन का सफल आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1919 में गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने के निर्णय को किस परिस्थिति ने प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया था? तो देखिए जो ब्रिटिश सरकार थी तो उनके द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट 1919 के तहत पुलिस को बिना किसी वारंट या बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय नागरिकों की अनिश्चित काल तक जेल में बंद रखने का क्रूर अधिकार मिल गया था और इसी काले कानून के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। तो यहाँ पर मुकदमे के बिना किसी भी जेल में रखने की अनुमति देने वाले दमनकारी कानून का अधिनियम था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धातु से ढली मूर्तियों यानी मेटल कास्ट स्कल्पचर्स के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं? तो देखिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थित जो हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाट से कांसे की बनी बेहतरीन आकृतियां मिली हैं, जिसमें कांस का रथ, चलते हुए मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी की उत्कृष्ट धातु की मूर्तियां शामिल हैं। यहाँ पर जो है आपका दैमाबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन कितना था? तो देखिए आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने घरेलू कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 997.82 मिलियन टन कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। तो 997.82 मिलियन टन, यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो देखिए आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मार्च 2025 में वामपंथी नेता जो थे यामंद ओरैसी ने आधिकारिक रूप से दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो यहाँ पर यामंद ओरैसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण तृतीय की विशेषता है?
तो देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण जो है उसके तीसरे चरण की बात करें तो समाज में शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता बढ़ने के कारण जन्म दर में यानी प्रजनन दर में भारी गिरावट आती है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर भी काफ़ी कम बनी रहती है। तो यहाँ पर निम्न प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जैसे विकासशील देश 21वीं सदी में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में मानव विकास की अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ यानी रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी को बनाकर और वहाँ विशेष रूप से अधिक संसाधन एवं फंड आवंटित करके ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद स्वास्थ्य व शिक्षा के अंतर को घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है डी ऑप्शन हो जाएगा कि क्षेत्र में विशिष्ट नीतियों और संसाधन आवंटन को लागू करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन प्रणाली मुख्य रूप से शीत ऋतु के दौरान कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आप लोगों को डिटेल में बताएं तो सर्दियों के दिनों में जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कहा जाता है जब मानसून वापस होता है यानी लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट यानी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा कराती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दक्षिण पूर्वी तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ए होगा उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है 77 नंबर में कि तिब्बती पठार जिसे प्रायः विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पत क्षेत्र को निरूपित करता है। तो देखिए अत्यधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण तिब्बती पठारों पर पेड़ों का उगना असंभव है। वहाँ मुख्य रूप से अल्पाइन टुंड्रा और ठंडी झाड़ियों जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अल्पाइन टुंड्रा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 में बोला गया है कि 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है रही शीर्ष स्थान पर, ठीक है। तो देखिए अगर डिटेल में बात करें तो चीन के प्रसिद्ध सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने एशिया क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण वर्ष 2025 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जो कि पिछली बार भी यही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 79 नंबर में कि दिल्ली के एक सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित करके दक्कन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास किया। यह निर्णय बाद में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विवादास्पद सिद्ध हुआ और यह निर्णय किसने लिया था, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट। तो तुगलक वंश के शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक जिनको एमबीटी भी कहा जाता था, तो उन्होंने साम्राज्य के केंद्र में होने वाली 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से सुदूर दक्षिण के देवगिरी बदली और उसका नाम दौलताबाद रखा। परंतु पानी की कमी के कारण और उत्तर भारत पर मंगोल आक्रमणों के खतरे के कारण उन्हें यह फैसला वापस बदलना पड़ा। तो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पेशी कंकाल तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क के संरक्षण हेतु उत्तरदायी होता है।
तो देखिए यहाँ पर जो कपाल होता है जिसको स्कल बोलते हैं, हमारा कपाल या खोपड़ी बेहद मजबूत हड्डियों का एक ढांचा है जिसका मुख्य जो जैविक कार्य है हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंग और महत्वपूर्ण अंग जिसको ब्रेन कहते हैं, तो उसको बाहरी चोटों और झटकों से पूरी तरह सुनिश्चित रखना है इसका कार्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें आपका करंट अफेयर भी है, जीके भी है और साथ में कुछ साइंस के भी क्वेश्चन हैं। तो ये तीनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।